वेलकम बैक टू मेडिकाइने टॉक्स। तो आज मैं और करण गौतम जी आपके साथ हैं दूसरे एपिसोड में मेडिकाइने टॉक्स के। एंड आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर युवराज सिंह खुराना पाजी AKA मेडिको पाजी। पाजी ने हमें एनाटॉमी में काफी हेल्प करी है। पाजी ने हमें पूरे साल भर एनाटॉमी पढ़ाया, हमारे पूरे बैच ने इनसे पढ़ा है एंड इनफैक्ट हमारा बैच इनसे पढ़ के पास हुआ है। मैं भी इन्हीं से पास हुआ भाई। इन्होंने बहुत हेल्प की है एक्चुअली। एंड अब पाजी माइक्रो भी पढ़ाते हैं आजकल एंड सेकंड ईयर में हमारा माइक्रो काफी टफ सब्जेक्ट रहता है एंड इसमें भी काफी पाजी ने हेल्प किया। एक्चुअली पाजी के नोट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। तो पाजी एनाटॉमी भी आप पढ़ा रहे हो, माइक्रो भी आप पढ़ा रहे हो, पाजी फिर प्रोफेसर क्या करे, जॉब छोड़ दे। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, जब भी आप देख रहे हो। सो माय नेम इज युवराज। तो आपको पता होगा कि आई एम anatomy as well as microbiology mentor and a third year MBBS student. मैं सब मैनेज कर रहा हूँ एंड जैसे इसने कहा तो सो शुरू से मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा वो था, शौक था, हॉबी कह लो। लोगों की क्रिकेट खेलना हॉबी होती है, डांस, म्यूजिक। माय हॉबी वाज टीचिंग द सब्जेक्ट। शुरू से आई हैव गिवन द कोचिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स इन माई होम टाउन लुधियाना। एंड फिर यहाँ पर आके मुझे एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ी। मुझे प्यार हो गया एनाटॉमी से लिटरली। मतलब शुरू से यही पढ़ना चाहते थे, वही हमें पढ़ने को मिला। एंड सेकेंड ईयर में मैं देखता था कि फर्स्ट ईयर में हमें बहुत मुश्किल हुई थी एनाटॉमी पढ़ने में, कि मेरे बैच वालों को और काफ़ी मुश्किल होती थी एनाटॉमी बिकॉज देयर इज नो गुड सोर्स एज सच। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब मेरी टीचिंग की हॉबी एंड एनाटॉमी दोनों का कॉम्बो करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय चैनल। आपने बोला कि आप पहले जब इंडियन की कॉलेज में आने से पहले आप पढ़ाते थे बच्चों को। मैं थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी सी आ रही है मेरे में कि आपकी थोड़ी नीट की जर्नी के बारे में अगर थोड़ा सा बताओ तो। मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है, सबके अपने अपने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी अपनी बिल्कुल अपनी लाइफ में हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो आपने जैसे बोला कि आपने बच्चों को पढ़ाया, तो आपकी लाइफ में भी थोड़ी अलग सी प्रॉब्लम रही होगी। तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा बहुत अगर बता सको। श्योर। आई एम मैंने अपनी +2 21 में पास की थी, 2021 में पास की थी। एंड दैट टाइम आई फर्स्ट मैंने पहली बार नीट दिया तब, ठीक है। तो आई गॉट ओनली 410 मार्क्स। तो पता लग, वो भी जस्ट 2 मंथ्स की तैयारी के साथ दे दिया था, जस्ट वैसे एक बार दे के देख लेते हैं। 2 महीने के बस? हाँ जी, 2 महीने की। 2 महीने से आपके 410 है। सरप्राइजिंगली मैं भी काफी शॉक्ड था कि कैसे कितने आगे, बट आ गए थे 410। एंड फिर 1 साल और ड्रॉप लिया। ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर बहुत कि भाई इस साल तो कर ही लेंगे, इस साल 410 आ गए हैं, इस साल तो मैं कर ही लूंगा। सो उस साल मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तैयारी क्या स्टार्ट की, जस्ट वैसे ही यूट्यूब से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, हाँ सेल्फ स्टडी ऐसे ही, कभी टाइम मिलिया पढ़ लिया, कभी नहीं। तो उस साल 2022 में आई गॉट 510 मार्क्स। सो 100 मार्क्स का हुआ, ठीक है, क्योंकि 410 तो पहले आए हुए थे, वो कंसेप्ट्स तो क्रिस्टल थोड़े क्लियर थे। फिर 510 आए, फिर लगा धक्का कि भाई अब सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। 1 साल 1 साल जा चुका है एंड नाउ आई हैव टू गिव सम टाइम एंड एफर्ट्स। सो फिर मैंने कोचिंग में लुधियाना में ही एडमिशन ले लिया एंड उस साल मैं काफी पढ़ा, मस्ती की, काफी पढ़ा। एंड उस साल 2023 में मेरी सिलेक्शन हो गया, आई गॉट 620 मार्क्स। ओके। एंड इस जर्नी के बीच में मैंने 2-3 साल ऑफलाइन अपने घर पे ट्यूशन दी है बच्चों को, कोचिंग दी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरे बोर्ड लगा हुआ था बाहर, पुराना कोचिंग क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 10th एंड +1 एंड +2 मेडिकल। सो बोर्ड की फोटो मेरे पास अभी भी संभाल के रखी हुई मैंने। सो तब मेरे पास कुछ पहले 2 फिर बच्चे, फिर 3 4 6 10 11 बच्चे ऐसे आते थे, तो तब मैं पढ़ाता था। और ऐसे मुझे टीचिंग और मेरी डेवलप हुई, मतलब नीट के साथ साथ आई हैव डेवलप्ड माय हॉबी एज टीचिंग। ओके। तो जी वैसे आपने कहा कि आपके फर्स्ट जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसमें 410 थे, सेकंड अटेम्प्ट में 510, थर्ड अटेम्प्ट में 620, बस चौथा भी दे देते 720। नहीं, इट वाज अ वेरी रिस्की कॉल। सो कॉलेज में ट्यूशन ले लेते हैं, वैसे लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है। नहीं, क्रोनोलॉजी वैसे काफी अच्छी है इसमें।
मेरे हिसाब से कोई भी आप चीज करते हो अगर अच्छा इंटेंट हो, उसका इंटेंशन अच्छी हो तो हो जाता है सब कुछ। जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को भी पढ़ाते थे, तो एक्चुअली नीट में पढ़ना और साथ में किसी और को पढ़ाना, ठीक है, आप जैसे बोलते थे कि हम 10 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी वो तो आपका सिलेबस भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा इरिटेटिंग नहीं लगता? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हॉबी थी, अच्छा लगता है, बट जब एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और वो किसी और को पढ़ा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मुझे लगता है। आप यहाँ पे जितनी भी इनकी ऑडियंस होगी, देख रही होगी, वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि अपना पढ़ाते पढ़ाते किसी और को पढ़ा दिया, क्योंकि नीट का जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है और अपने बहुत टाइम देना पड़ता है। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं लगा कि यार मैं क्यों इन पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? इरिटेशन से नहीं आई कभी? इसका आंसर सिंपल है कि मैं ना 2 साल से +1 +2 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के ना लाइक आई वाज एग्जॉस्टेड, नंबर नहीं बढ़ रहे थे, एग्जॉस्टेड। फिर मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि भाई मैं सुबह 10 से 3 बजे तक कोचिंग जाता था इन माय लास्ट ड्रॉप, देन 3 साढ़े 3 घर पे आता था, 4:30 में बच्चों को बुला लेता था, भाई 4:30 से 7:30 आई टीच द स्टूडेंट्स। That was my 3-hour window period where I teach the students. तो 7:30 बच्चे चले जाते थे पढ़ा के, जब मैं पढ़ाता था उनको, एंड 8 बजे मैं सो जाता था। मैं सो जाता था 8 से 10-11 बजे तक मैं सोता था। then I eat my dinner, फिर 12 से 4-5 बजे तक मैं पढ़ता था। सो हाँ, रात को 12 से 4-5 बजे मैं रोज का मेरा सिर्फ 4 to 5 hours was my study plan in the initial days। बट आपको भी पता, आप भी सिलेक्शन जब आपकी होगी या हो चुकी है तो आपको भी पता होगा कि आखिरी टाइम में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो तब मैंने आखिरी 3 months में ट्यूशन छोड़ दी थी कि अब मुझे ज्यादा स्टडी करनी है, अब मुझे थोड़ी सी अपनी हॉबी या जो भी है कम करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई मेरे लिए टीचिंग कभी भी इरिटेटिंग नहीं रही है। ये है, मुझे हमेशा बच्चों को समझाना ज्यादा वो लगा है, एज अ अच्छा लगा है, नहीं तो ज्यादातर लोगों को इरिटेटिंग लगता है, बट मुझे ज्यादा अच्छा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके चैनल मेडिको पाजी के बारे में, जिसके अभी आई गेस 2K होने वाला है। यस, 2K। एंड आप अभी काफी फेमस हो हमारे कॉलेज में भी, और इनफैक्ट कॉलेज के बाहर भी काफी फेमस हो। तो बाजी आपको चैनल बनाने का आइडिया क्यों है? मतलब आपको अगर पढ़ाने का शौक है तो आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते थे, या फिर आप ट्यूशंस भी दे सकते थे, उसमें आपको पे भी ज्यादा मिलता और वो आपके लिए काफी अच्छा होता। और लाइक मतलब आपको कभी आपके आसपास के लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि यार क्यों फालतू इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों बच्चों को ऐसे ही, मतलब कोई पढ़ता तो है नहीं, फर्स्ट ईयर में आके सब मजे ही मारते हैं, इस बार में लगे रहते हैं यार दोस्त तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं इन पे, कुछ मिलेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, माय हॉस्टल फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, हर बंदे ने जो मेरे क्लोज था, दे सपोर्टेड मी फॉर स्टार्टिंग माई चैनल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और बाकी हाँ, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपके आसपास वाले लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू क्यों यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ, क्यों सोशल वर्क कर रहा है, क्यों समाज सेवा कर रहा है ना, तुझे क्या मिलना है, तू अपना फर्स्ट ईयर पास हो गया, सेकेंड ईयर पास कर, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, जैसे जय ने बोला कि हाँ ऑफलाइन भी आप पढ़ा सकते थे, तो ऑफलाइन में यू टीच अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, यू कांट इंटरेक्ट विद द होल स्टूडेंट्स ऑफ द इंडिया। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द इंडिया पे जाके पढ़ाऊं, तो मैं खुद जाके तो नहीं पढ़ा सकता ना। आज की जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वैसे मुझे टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत ही कम है, ठीक है, बट जितनी भी है बहुत ही कम है, बट जितनी भी है, तो उसके हिसाब से इतना पता था कि YouTube स्टार्ट करते हैं, एंड फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड मी। और उनको भी पता था, अपने फ्रेंड्स को मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाता होता था, सो दे सीन, उन्होंने एक देखा कि भाई मेरे अंदर कुछ है, कि मैं कुछ दे सकता हूँ स्टूडेंट्स को, कुछ जूनियर्स को दे सकता हूँ। सो और उस टाइम कोई YouTube पे फ्री टीचर भी नहीं है इतना अच्छा कि भाई जो इजी डायग्राम्स प्रोवाइड कर दे, इजी कंसेप्ट्स प्रोवाइड कर दे। तो आई हैव स्टार्टेड द चैनल कि पैन इंडिया जाए, ठीक है, और विद टाइम कितने लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, उससे डबल मुझे ज्यादा क्या मिलता था, अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। अगर 2 बंदों ने क्रिटिसाइज किया मुझे, तो उससे 4 बंदे मुझे आके और बोलते थे कि पाजी तुसी पंजाबी च बोलते सी, पाजी तुसी वधिया काम कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग गुड वर्क, कि
हमें समझ आ रहा है, हमें क्लास में नहीं समझ आता, हमें वहाँ नहीं समझ आता, हमें यहाँ नहीं समझ आता, हमें आपका समझ आता है. सो इट गिव मी मोर एंड मोर एंड मोर मोटिवेशन टू वर्क हार्ड डे बाय डे. ये तो एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने चैनल भी बना दिया, सब कुछ किया, तो एक वीडियो बनाने में आपको उतना टाइम तो नहीं लगता होगा जितना उसमें दिया हुआ है. बिल्कुल. तो उसमें एडिटिंग भी लगती है, उसमें नोट्स भी बनाने होते हैं, उसमें काफी सारी चीजें होती है जो कि मुझे नहीं पता. आपने बनाई है तो आपको उसके बारे में ज्यादा बेटर पता होगा. तो आप रफली कोई आइडिया दे सकते हो कितना टाइम? बिल्कुल. सो ये मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया अभी अपने चैनल पे. तो सबसे ज्यादा जो मेरा मेन क्यूबरसम जो काम होता है, सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है, दैट इज नोट्स. सो मुझे डिफरेंट बुक्स आई हैव टू रीड टू मेक द बेस्ट नोट्स I can make. I have read BDC, I have read Vishram Singh, I have seen the images from the Netter's Atlas, I have read Grey's Anatomy and different और भी notes मुझे मिलते थे, different MCQs I have solved कि मेरे concepts clear होंगे तभी मैं बच्चों को या students को, juniors को आगे समझा पाऊंगा. So मतलब it's a very difficult process कि ऐसे नहीं कि आज मैंने सोचा मैं चैनल खोल रहा हूँ, इन्होंने सोचा कि ये ऐसे चैनल खोल रहे हैं तो हो जाएगा. It's not a simple process. It's a ups and downs वाला process है. कभी आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, but अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने अब responsibility ले ली है. I have to do my work now. ठीक है, जब मैंने स्टार्ट कर दिया चैनल और बच्चों को पसंद आ रहा है, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आगे कंटिन्यू करना है. ठीक है. और हाँ, जैसे इसका क्वेश्चन था कि नोट्स मेरे बनाने मुझे ज्यादा टफ लगते थे. टफ क्या मतलब लगते क्या थे, मतलब टफ थे कि लाइक मुझे डिफरेंट बुक्स आई हैव टू रीड, देन आई हैव टू मेक द डायग्राम्स इजी, ताकि बुक में भी सेम डायग्राम है. अगर मैं वही बुक वाला डायग्राम इधर उठा के ले लूं, फिर टीचर का क्या हुआ, है ना? फिर टीचर का क्या काम हुआ? आई हैव टू मेक द डायग्राम्स इजी, आई हैव टू मेक द क्लिनिकल एनाटॉमी अप्लाइड एस्पेक्ट इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो उसके बाद मुझे एक दो दिन नोट्स बनाने में लगते थे एक लेक्चर के. जैसे रोज के मैं 3-4 घंटे पढ़ता था. देन जब नोट्स मेरे बन जाते थे, देन जितने भी मिनट की वीडियो बनती थी, 30, 40, 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, देन आई शूट एंड देन अपलोड. और मैं ये भी बता दूं, आई एम अ सिंगल मैन आर्मी. मैं सब कुछ खुद करता हूँ. एवरीथिंग जिसको आप बोलो, अपना यूट्यूब स्टूडियो मैनेज करता हूँ, थंबनेल्स, एडिटिंग, नोट्स, एवरीथिंग. आई एम अ सिंगल मैन आर्मी. बिल्कुल कुछ भी और कोई नहीं कर रहा, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ. सो इट टेक्स टाइम. काफी डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, बट वही जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि इंटेंशन प्योर हो तो हो जाता है. हाँ, तो हो जाता है. तो पाजी, जैसे आपने बोला कि आपको इतना ज्यादा टाइम लगता था, तो पाजी आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे आप जब सेकंड ईयर में थे, और सेकंड ईयर कहते हैं कि हनीमून पीरियड होता है, हाँ, तो पाजी जब बाकी लोग सेकंड ईयर में इतनी सारी चीजें कर रहे होंगे, जैसे काफी लोग पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, या इधर उधर घूमने जा रहे होंगे, या फिर अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, और आपने जो आपका हनीमून पीरियड था वो आपने हमारे लिए लगा दिया, या फिर जो भी आपसे पढ़ रहे हैं उनके लिए लगा दिया, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि क्या मुझे इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्थ इट है कि नहीं है? हनीमून ईयर तो है ही वाला. बस 11 बजे फ्री हो जाता हूँ. बिल्कुल. सेकंड ईयर लिटरली इट्स वेरी रिलैक्सिंग. वर्ड रिलैक्सिंग है, आई कैन यूज. रिलैक्सिंग है काफी. सो बिल्कुल इसने सही बोला कि हाँ, सभी दे वर डूइंग डिफरेंट पार्टिंग एंड ऑल द स्टफ. सो रहे हैं, रीले चला रहे हैं आके, एंड घूमने जा रहे हैं, एंड आई एम इन माय रूम डूइंग different questions of the anatomy, making the different notes of the anatomy, doing the diagrams and all. तो मुश्किल तो था, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही वैसे था कि मैंने कुछ नहीं किया. सेकंड ईयर में मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया. जो टाइम एक मेरे क्लास का बंदा या कोई भी सेकंड ईयर का बंदा, आई एम नॉट टारगेटिंग माय क्लास, तो कोई भी क्लास का बंदा, सेकंड ईयर का बंदा डिले में वेस्ट कर रहा था, फालतू की मूवीज एंड डिफरेंट काम में वेस्ट कर रहा था, वो मैंने नहीं किया. आई हैवंट. मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपने सेकंड ईयर में. शायद ही मैंने टाइम वेस्ट किया हो. कभी कभार हाँ, कई बार हो जाता है टाइम वेस्ट, कंसिस्टेंसी कई बार टूट जाती है, तो तभी. बाकी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. हाँ, मैंने थोड़ी बहुत पार्टीज भी की हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी गया हूँ, दोस्तों को भी टाइम दिया है, फैमिली को भी टाइम दिया है. एवरी कोशिश मैंने पूरी की कि मैं अपना 100% दे सकूं. हाँ, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इतना मैं जरूर कहूंगा. जैसे बाकी बंदे कर देते हैं कि हमें लगता है ना हमारे पास टाइम ही बहुत है, बट ऐसा नहीं होता है.
ये है। मैंने 3 महीने वेस्ट किए। हाँ बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। किसी ने की। किसी ने 3 हाँ। महीने वेस्ट कर दिए हमारे यहाँ पे। तो वही मैंने कभी कैसे कि एक दिन भी ऐसे वेस्ट नहीं किया जिसको कहते हैं। मैंने कुछ ना कुछ रोज किया ही है, चाहे मैं 15 मिनट ही ना रोज पढूं, कि कुछ ना कुछ आई हैव बैक इन माई माइंड कि मैंने पढ़ाना है और खुद भी पढ़ना है। ये सेकेंड ईयर भी खुद भी पढ़ना है, वो भी पास होना जरूरी था। जरूरी था। बिल्कुल। तो आपका अब अपकमिंग ईयर्स में क्या विजन है, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि आपका चैनल आगे लेके जाना है या पीजी की तैयारी करनी, क्योंकि 3rd ईयर इज डिफिकल्ट, ठीक है, 4th ईयर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है आपका, क्योंकि उसमें तो आपके 11 सब्जेक्ट है और उनको पढ़ना, उनके साथ चैनल मैनेज करना, उनके साथ लोगों को संभालना, आपके पास हर टाइम कोई ना कोई आ जाता है, तो वो पढ़ाई का बर्डन बहुत है, वो बहुत बल्क बर्डन है, उसको भी संभाल रहे हो आप, पढ़ भी रहे हो, लोगों के दुख भी सुन रहे हो, तो आपको ये नहीं लगता कि काफी ज्यादा होता है, मतलब आपके क्या विजन रहे हैं, मतलब आप क्या सोच रहे हो आगे की? सो मैं फर्स्ट टाइम ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैंने अपने वीडियो में किसी को नहीं बताया, कि चलो डिस्क्लोज कर देता हूँ, इतना है नहीं कर देना चाहिए। कि अपना कि आई एम टीचिंग ओनली एनाटॉमी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन माय एमबीबीएस, ठीक है, उसके बाद मैं कोई सब्जेक्ट नहीं उठा रहा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा? नहीं, कोई सब्जेक्ट में नहीं उठा रहा। आई एम टीचिंग ओनली एनाटॉमी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन माय एमबीबीएस। बाकी देखते हैं मैं किस सब्जेक्ट में पीजी करूंगा, तो उसको तो मैं अच्छी तरह आई विल टीच। फिर बाजी हम 3rd 4th ईयर में क्या करेंगे? यार ऐसे हो रहा है। So this is the thing I want to tell by your channel कि भाई मैं I'm teaching only 2 subjects in my MBBS journey। हाँ 4th ईयर में या मैं बाकी अपने इंटर्नशिप में हाँ इसके रैपिड रिवीजन वीडियोस डाल सकता हूँ या रैपिड रिवीजन नोट्स तैयार कर सकता हूँ, जिससे आपकी जो पीजी की रिवीजन है, जो नीट पीजी की रिवीजन है, नेक्स्ट की रिवीजन है या फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की रिवीजन है, वो आसान हो पाए, क्योंकि हमें ज्यादा बड़े नोट्स रिवाइज करने इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू। सो मेरी अगली विजन ये होगी 4th या 5th ईयर की, आई विल मेक द नोट्स माई मोर कंसाइज, मोर रिवाइजेबल फॉर द नीट पीजी नेक्स्ट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की। शॉर्ट नोट्स मैं बना सकूं, शॉर्ट वीडियोस बना सकूं, लॉन्ग वीडियोस तो आप मैं बना दूंगा, है ना, माइक्रोबायोलॉजी एनाटॉमी की। सो आगे मेरी इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को और मॉडिफाई करने की स्ट्रेटजी होगी। सो दिस इज माय फ्यूचर गोल्स। ओके, एंड देखते हैं बाकी टाइम के साथ क्या होता है। तो पाजी जैसे एक कोट है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपके पास इतनी बड़ी सुपर पावर है, आप हमें पढ़ा सकते हो, हमें समझा सकते हो, तो भाजी उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक आती है कि मतलब हमारा जो भी लाइक हमारा जितनी भी पढ़ाई के रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे लिए जो डिफिकल्ट चीजें होती है उन्हें आप सॉल्व करते हो, तो आपको कभी ये एज ए बर्डन फील नहीं हुआ कि लाइक मतलब मैं इन्हें कभी गलत पढ़ा दूंगा तो शायद सारा ब्लेम मेरे पे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपको कभी फील नहीं हुई? नहीं, ये कभी क्या बहुत बारी फील होती है ये। इट्स वेरी कॉमन फीलिंग, आई थिंक सो कि ये हर टीचर फील कर सकता है कि जो अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, जो टीचर ऐसे ही पढ़ा रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो टीचर अच्छा होता है उसको हमेशा फर्क पड़ता है कि भाई मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूं, कुछ ऐसी चीज ना बोल दूं जो बच्चे के माइंड में स्टिक हो जाए, बट वो गलत थी, दैट वाज नॉट अ फैक्ट, है ना। तो हाँ डर हमेशा बना रहता है, बट वो डर मेरे लिए मोटिवेशन हमारा बना रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं करना है। अगर बाय मिस्टेक कई बार मैंने कई बार कोई आर्टरी की ब्रांच मैंने कहीं इधर कर दी, कई बार उधर कर दी, तो मैं हमेशा अपनी गलती मानता भी हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, कई बार मैंने मुझे याद है स्कैल्प वाली वीडियो में मैंने कई बार वो ECA एक तो इसमें तो देखोगे जो मैं चीजें सही पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे ध्यान नहीं देते, कई बारी 99.9 चीजें मैंने सही पढ़ाई, 0.1 अगर मेरे से कोई बाय मिस्टेक गलती हो जाए वो भी मैं मान रहा हूँ, तो उसका बच्चा वो बना लेता है। तो मैं तो खुद कहता हूँ कमेंट करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट करो, मुझे भी पता लगे कि शायद गलती कर देता बंदा, कई बार इतनी एनाटॉमी है, कई बार यू कैन स्किप सम एंड यू कैन ऑल्टर सम फैक्ट्स, तो वो सही करने चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे, जो मुझे बोलते कि पाजी तुसी आह वाली गलती करती या तुसी थोड़ा करता, तो मैं छोड़ के मैं बता देता हूँ मुझे गलती कोई एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है। हाँ एक डर हमेशा बना रहता है कि मैं कुछ गलत ना बना दूं, बट ऐसा
मेरे हिसाब से बाकी जूनियर्स हैं पूछ सकते हो, इतना ज्यादा कुछ गलत इतना नहीं, सही हुआ था नहीं भाजी, है। कुछ हाँ। गलत तो कुछ नहीं हुआ। गलत कुछ नहीं So it is motivation for me, you can say. ओके। तो जैसा कि भाजी आपको पता ही है कि जैसे अपने फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, ठीक है, नीट वगैरह क्लियर हाँ करके, जी। तो वो काफी ना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मेडिकल कॉलेज से। उन्होंने ना रील्स में देखा है या फिर अपना बॉलीवुड में देखा है कि इंस्पायर होकर आएंगे वहां से कि यार मेडिकल लाइफ ऐसी होगी, ऐसी हाँ, होगी, I कभी know. सिक टाइप I होगी, know. टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। हाँ, फिर लास्ट में जाते जाते बस पास हो जाओ, ठीक है। पास भी हो जाना, वो भी उसके भी बिल्कुल लाले बड़े होते हैं यार, लाले बढ़ जाते हैं। मतलब काफी यहाँ पे आगे उन्हें पता चलता है कि टॉक्सिसिटी कितनी है, प्रोफेसर का सब हर एक चीज का लोड होता है, तो वो ना डिप्रेस हो जाते हैं काफी। हाँ। तो आई जस्ट वांट कि आप उनको थोड़ा बहुत गाइड करो, थोड़े से वर्ड्स के साथ उन्हें समझाओ कि क्या करना चाहिए उन्हें जो फर्स्ट ईयर्स में आते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, Approach कैसे first करें। year। हाँ, So इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है कि क्रिएट बैलेंस इन एवरीथिंग। लाइक अगर मैं बोलूं कि हाँ आप भाई एकदम आते हो, हमें होता है कि भाई ये भी करना है, यहाँ पर भी घूमना है, ये पार्टी अटेंड करनी है, ये जैसे इसने बोला कि हम बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं क्योंकि बॉलीवुड में पढ़ाई को छोड़ के कॉलेज में सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ होता है। बट हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। You have to give importance to the studies as well from the day one. Day one को मैं ये नहीं कह रहा कि strictly you sit and study for the 10 hours. I'm not saying this. मैं वही बात आ जाती है ना, balance. कि balance, you have to go to you have to enjoy also, you have to give time to your hobbies also, and you have to study also. सब कुछ करना पड़ता है in a designated time. 24 घंटे हैं सबके पास और इतनी जल्दी पेपर्स आ जाएंगे फाइनल्स, आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आपको ऐसा होता है कि बंदे ने एंड तक कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। तो क्यों नहीं पढ़ा होता है? मेरे साथ भी वही ना कि हमने एंड तक कुछ पढ़ा ही नहीं होता है कि, और उससे इनडायरेक्टली हमें थोड़ा डिप्रेशन वाली साइड पे बंदा जाना शुरू कर देता है। या तो ये रीजन होता है डिप्रेशन का, या तो क्या होता है कि हम बहुत दूर से आए होते हैं और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो वो हमें थोड़ा हाँ बहुत ज्यादा कि हमने ये सोचा था और यहाँ पर टॉक्सिसिटी है या यहाँ पर ऐसे है वैसे है। तो इसका सिंपल सा इसका आंसर भी आपके अंदर ही है, दैट इज कि हमें ही एट द एंड ऑफ द डे चेंज होना होगा, कि स्ट्रॉन्ग बनना होगा, कि हम सारी जिंदगी पेरेंट्स की पैम्परिंग नहीं ले सकते, है ना। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर क्लोजेट। मैं शायद सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट होऊंगा जब मैं इस कॉलेज में आया होऊंगा फर्स्ट ईयर में, बट देखो बट नाउ आई एम लाइक अब मैं सबसे बात कर लेता हूँ एंड चैनल से काफी सीखने को मिलता है। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर क्लोजेट। हाँ, और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप सफर करोगे तो आप अकेले सफर करते हो, ज्यादा आसपास वाले लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो क्यों ऐसा करना है ना, कि यू हैव टू गो एंड क्या कहते हैं, काम चलते रहना चाहिए जो मर्जी हो। यू हैव टू वेक अप डेली एंड गो टू योर वर्क, एंड आपका वर्क है क्लासेस लगाना, पढ़ना एंड अच्छे डॉक्टर बनना। आई थिंक सो। ठीक है बाजी, हम तो ध्यान रखेंगे कि जूनियर्स को भी कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजी जैसे कि हमारे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। उसमें एनाटॉमी ज्यादातर लोगों को सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है। तो बाजी आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे आइडियली एक स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स को? हाँ, तो इसका मैं पता नहीं शायद कितनी बारी जूनियर्स को खुद भी बताता रहता हूँ, बट चैनल के क्या कहते हैं उसको माध्यम से ये भी बता दूं कि एनाटॉमी यू हैव टू गिव टाइम टू द एनाटॉमी। आई थिंक सो मैं कहूँ कि अगर आप हफ्ते में 7 दिन है, उसमें 6 दिन या 5 दिन आपको 5-6 दिन तो एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, है ना। यू कैन रिलेट दैट बिकॉज एनाटॉमी इज नॉट सो इजी। चाहे मैं उसको जितना मर्जी इजी बना दूं, कोई भी टीचर जितना मर्जी इजी बना दे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको याद करना है, समझ के। यू हैव टू रिवाइज दैट। दिस इज नॉट फिजिक्स कि एक फॉर्मूला कर लिया, चलो जी आगे 100 MCQ हमने 100 न्यूमेरिकल्स कर लिए, ऐसा नहीं है। वही चीजें बार बार आनी है,
ठीक है। सो ऐसे आपको रिवाइज आपको करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा 5 to 6 days in a week, 5 days तो मिनिमम यू हैव टू रीड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, लाइक डे 1 पे आपने फिजियोलॉजी कर ली, डे 2 पे बायोकेम कर ली, डे 3 पे फिर फिजियोलॉजी कर ली, डे 4 पे देन बायोकेम। तो ऐसे अल्टरनेट डेज पे आप पढ़ सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा बच्चे एनाटॉमी पढ़ते रहते हैं, फिजियोलॉजी बायोकेम को निगलेक्ट कर देते हैं और एंड में उनकी उसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है और उनको लगता है कि फिजियोलॉजी और बायोकेम तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं हमारे भी। हाँ, एग्जांपल्स बहुत हैं लोगों की एक नंबर से सप्ली, एक नंबर की अगर सप्ली भी छोड़ो वैसी कंसेप्ट्स के लिए जरूरत है, ठीक है। जैसे अब मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ, 4th ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, ये 2nd ईयर पढ़ा है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ बार बार बायोकेम, फिजियो, एनाटॉमी घूम रही है हर जगह। हर कोई आर्टरी आ रही है भी, कोई नर्व आ रही है, एनाटॉमी का सेक्शन है, कोई एंजाइम्स आ रही है, देन वो बायोकेम का सेक्शन है, फिजियोलॉजी के डिफरेंट ग्राफ्स एंड डिफरेंट मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, ठीक है। और अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करो, ये भी मैं कहूँगा। सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन नहीं करते, तो मैं अपने चैनल पे प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको थोड़ा बताता हूँ कि ऐसे डायग्राम्स बनाने हैं, ऐसे थ्योरी लिखनी है, ऐसे एनाटॉमी का तो मैं बताता हूँ, फिजियोलॉजी में आपने फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, बायोकेम में भी आपने फ्लो चार्ट्स वगैरह ज्यादा फोकस करना होता है। तो भाजी जैसे अभी एक फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है कॉलेज में, वो कॉलेज में आते ही सबसे पहले हॉस्टल आता है एंड आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल कैसे होते हैं, कहीं पे खाना ढंग का नहीं मिल रहा है मेस में, पानी नहीं आ रहा है कहीं पे, या फिर कहीं पे दरवाजे टूटे हुए हैं। हाँ, I can understand। तो बाजी ये जो डिफिकल्टीज होती है हॉस्टल में आने के बाद, और काफी लोग जो होते हैं वो होमसिक होते हैं, तो उनको रात को 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती, फिर उसके बाद वो क्लास लगाने के बाद फिर दोपहर को आके सोते हैं, फिर वो लोग आके कहते हैं कि हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उसके साथ क्या करना चाहिए? शायद मैं भी ऐसा ही बच्चा था, आई वाज वेरी होमसिक। मैंने बोला मैं काफी इंट्रोवर्ट था एंड ऑल, आई वाज नॉट आउट ऑफ माय क्लोजेट एंड ऑल व्हेन आई केम टू दिस कॉलेज। तो इसका मैंने सिंपल सा एक अपने दिमाग में एक बना लिया कि भाई अब मुझे 5.5 साल इधर ही रहना है, ठीक है, कि 5.5 साल जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ। क्या है मेरे हाथ में? क्लासेस लगाना। क्या है मेरे हाथ में? पढ़ना। क्या है मेरे हाथ में? ज्यादा किसी से पंगे मत लेना, अपनी लाइफ को ज्यादा वो करना, अपनी लाइफ को ज्यादा फोकस पे करना, ज्यादा किसी को दोस्त बनाने जरूरी हैं, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि होम सिकनेस कम भी इसी वजह से होगी अगर आपके यहाँ पर फ्रेंड्स होंगे। तो फ्रेंड्स काफी आप उनके साथ घूमते हो, हाँ, बन जाते हैं, तो काफी बड़ा फैक्टर बना है। हाँ बिल्कुल, सबका बना है, बिल्कुल। आई थिंक सो मेरा भी यही है, ठीक है, कि फ्रेंड्स के साथ आप घूमते हो एंड वो आपकी हॉस्टल के जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी न्यू फैमिली बन जाती है। आई थिंक सो एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम पे हमारे सब फ्रेंड्स थे जो उनकी हेल्प से ही पूरा, बिल्कुल, देखो उनके पेरेंट्स से आने से सब फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प की है। हाँ, देखो वही ना कि फ्रेंड्स ही हमारी एक फैमिली बन जाती है इन आवर हॉस्टल। फ्रेंड्स हो गए, गुड सीनियर्स हो गए, ठीक है, कि हाँ सीनियर से जाके कोई भी आप कोई भी चीज पूछ सकते हो एंड ऑल, है ना। सीनियर्स भी एक तरह की फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना कि यू कैन डू, मतलब वही बात आ जाती है ना, खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। आप हर जगह जाके कंप्लेंट करी जाओगे कि ये दरवाजे टूटे हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, या एवरीवन नोस कि कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, हर चीज घपले में बनी हुई है। तो वही है ना, तो इसलिए खुद को ही यू हैव टू चेंज। अपनी तरफ से जितना कर सकते हो कंप्लेंट करो, या जितना आप अपना रूम को ठीक कर सकते हो या हॉस्टल को ठीक कर सकते हो करो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, योर माइंडसेट, ताकि आपने अपने काम पे ध्यान देना है, अपने ज्यादा इधर उधर आई थिंक सो मत करो। और मेस का जैसे इसने पॉइंट बोला, अब रह रहे हैं इधर तो थोड़ा बहुत बाहर खाना पड़ेगा, तो इतना बुरा भी नहीं होता। इतना मैं तो हमेशा कई बार ऐसा सोचता हूँ कि कितने जनों को तो फूड ही नहीं मिलता, कितने एनिमल्स हो गए, कितने ह्यूमंस हो गए, है ना, इनको फूड ही वो नहीं हो रहा, नसीब नहीं हो रहा, हमें मिल रहा है तो हम ऐसे नखरे कर रहे हैं, तो शिकायतें कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग चाहे आपको ये बड़ी वो बोरिंग चीजें लगेंगी सुनने में, बट ऐसे मैं सोचता हूँ। सो हर बंदे को ऐसे सोचना चाहिए कि कितने ह्यूमंस को, कितने एनिमल्स को दे आर स्टार्विंग डेली, दे आर डाइंग डेली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फूड।
जी। So ठीक है, you are very lucky to have it. Yeah. I think so. I also think so. तो भाई जैसे कि आपने अभी बताया कि हॉस्टल में ये दिक्कतें आती हैं। हॉस्टल में एक काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है सीनियर्स की, कि काफी लोग सीनियर्स से इंटरेक्ट करने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि सीनियर्स उनके साथ कुछ बुरा कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर वो उनका कुछ गलत यूज कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा ज्यादातर नहीं होता ही, पहले बहुत होता था, या आफ्टर बिफोर 15-20 years तब मैं मान सकता था ऐसा होता है, बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। सो आप जो भी इस वीडियो को जूनियर सुन रहे हैं, जो भी है, वेदर इट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है, आप यू कैन गो एंड इंटरेक्ट विद योर सीनियर बिकॉज दे विल हेल्प यू वेरी मच, because you can't go to the teacher again and again, you can't go to the resident again and again कि मुझे ये हेल्प दे दो, मुझे ये मार्किंग दे दो, मेरे को ये लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ये हेल्प कर दो। तो इनको भी पता होगा कि वैसे कोई भी जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू द कॉलेज एंड ऑल द स्टफ्स, तो उसमें सीनियर्स काफी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। सुनने माननी नहीं माननी आपके ऊपर है, जस्ट दे सकते हैं। सो आपको इंटरेक्शन से वो थोड़ा हो जाएगा, इट्स अ गुड इंटरेक्शन, नॉट सो बैड इंटरेक्शन। जैसे मैं काफी वो हूँ, आई एम वेरी चिल पिल पर्सन, चिल पर्सनालिटी एंड ऑल, तो हो सकते हैं इंटरेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है, करनी चाहिए सबको, क्योंकि वो आपकी हेल्प ही करेंगी इन द लॉन्ग रन। मेरी भी काफी हेल्प की है एक्चुअली। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं या तो पाजी के पास चला जाता था या किसी और सीनियर को लेता था। कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम है तो आपके पास आ गए, कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपके पास आ गए, और इन बातों आप एंड में तो लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर आई वाज लाइक मेडिको पाजी फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, रूम में आ रहे हैं बच्चे, ये है वो सो नहीं, नॉट पंगा, बट it's a good time, it's a good। तो पाजी एक और छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम लूंगा मुझे पता है, काफी नहीं जैसे अब मैं स्पेसिफिकली किसी जेंडर को मेंशन नहीं करूंगा, तो लड़के दोनों आते हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, कुछ दोस्त टॉक्सिक निकल जाते हैं, आगे जाके आपको यानी कि मुंह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे हैं, आपकी इमेज को भी कभी खराब कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक लड़की या लड़का अपने अपोजिट जेंडर को जब मीट करता है या फिर उसको जाके अप्रोच करता है, क्योंकि नए आए होते हैं, नीट के ड्यूरिंग कुछ नहीं किया ऐसा, तो सबको होता है कि यार एटलीस्ट एक बार आके देखी कि ये चीज होती क्या है, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं सिंपली। बिल्कुल। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कई बार ना लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार लड़का गलत हो जाता है, कई बार लड़की गलत हो जाती है, यानी कि कुछ पक्का नहीं है कौन गलत है, हो जाते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। तो जब वो इंसान गलत निकलता है और जो बच्चा पहली बार रिलेशनशिप में आता है, उसका दिल इतना गंदा टूटता है कि उसका दिल ही नहीं करता फिर उसके बाद इन चीजों में जाने का, वो बहुत गंदा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसके लिए एक पूरी जिंदगी का ट्रॉमा बन गया, उसका एक विश्वास सा उठ जाता है। तो इस चीज में क्या करना चाहिए उसे? सो इसका सिंपल सा आंसर है, शायद मैं पहले भी कितनी बार अपनी वीडियोस में बोल सकता हूँ कि बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अपने आप को पहले समझो, ठीक है, खुद को देखो कि क्या नीड्स है, लाइक कि व्हाट यू नीड इन द अदर पर्सन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ, कि आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे दूसरे बंदे में चाहिए क्या, या मेरे में खुद क्या प्रॉब्लम है जी। चाहे मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, मुझे पता है कि लेट एक्स मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि लेट एक्स बी इट्स अ वर्क दैट आई एम नॉट डूइंग, ठीक है, पहले मैं वो एक्स को काम अपने ठीक करूँ, ठीक है, मतलब वो जो भी है ना उसको पहले ठीक करूँ, देन आगे मैं प्रोसीड करूँ, है ना। ये है, अब अपने आप को मैंने समझा नहीं, मैं समझने चला दूसरे बंदे को, हाउ इट्स पॉसिबल यार, ये बात तो सही ठीक है। हम हमेशा रश में रहते हैं कि भाई इसने कर लिया मैं भी करूंगा, है ना, इसने कर लिया, क्लास के सारे बंदे कर रहे हैं, फोमो, हाँ राइट वर्ड, फोमो हो जाता है। तो इट्स नॉट, ये कोई हम घूमने नहीं जा रहे, कोई चीज नहीं खरीदे जो फोमो हो रहा है। सो टेक योर टाइम, दिस इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव, कि टेक योर टाइम, हर अच्छी चीज होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। अगर ऐसे ही करनी है, हाँ ऐसे नहीं कह रहा, कईयों को जल्दी हो जाती है रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, तो उनकी अच्छी भी चलती है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं बस इतना ही कहूंगा कि जल्दी करने से पहले खुद को समझो कि तभी दूसरे
यू कैन से अपने फ्रेंड एंड जो भी क्लोज है उसको समझ पाओगे. दिस इज द एडवाइस आई कैन गिव. और ये सही में एडवाइस है, यू कैन ट्राई योर ओन. ये कि और हाँ, हमारे मेडिकल कॉलेज की आपने रील्स वगैरह देखे होंगे, क्लासिक फ्रेंड्स विच आर टॉक्सिक, जिसको हम क्या कहते हैं, सांप. तो ऐसे भी होते हैं. ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं, मैं कहूँगा ऐसे हैं, बट कई होते हैं. ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी यू हैव टू मेंटेन, ताकि आपकी मेंटल पीस के लिए. मैं लड़ाई करने के लिए नहीं उनसे कह रहा आपको. मैं ये नहीं कह रहा भाई उनसे लड़ो या उनसे कोई फाइट करो, बहस करो, ऐसे कुछ नहीं कह रहा. जस्ट प्यार से खुद ब खुद दूर हो जाओ, ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे, कि लड़ाई ना हो. और कहते हैं ना पंजाबी कहते मुंह दी बनी रहे, कि बस थोड़े बहुत चलता रहे, बना के रखना है ना. क्योंकि बाजी मैं एक्चुअली थोड़ा म्यूजिक की तरफ ज्यादा आई नो. तो बाजी फिर मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कि इफ यू आर ए म्यूजिशियन यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू लव समवन वंस इन योर लाइफ. क्योंकि बाजी आइदर यू विल गेट द लव और यू विल गेट द म्यूजिक. सो इट्स वेरी गुड सेइंग. मैंने भी सुनी, इट्स अ वेरी गुड सेइंग. बट इसने जे ने के बात की, इट्स ही टॉक्ड अबाउट एक्सट्रीम्स, कि या तो यू गेट द लव और यू कैन प्रोसीड विद योर वर्क, यू कैन प्रोसीड विद योर हॉबी. बट हमने इन दोनों के एक्सट्रीम्स के बीच में रहना है, समझ रहे हो, कि हमने वी कैन डू द लव एंड वी कैन प्रोसीड विद आवर हॉबीज आल्सो. ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि भाई दो कपल्स दो रिलेशनशिप में है, दो बंदे, एंड दे आर सो बिजी विद देमसेल्व्स कि वो अपने हॉबीज को टाइम देना ही बंद कर देते हैं. देन जब उनका फिर ब्रेकअप होता है, देन दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. तो इसलिए दे बिकम सैड एंड ऑल स्टफ्स की, क्योंकि उनके पास कुछ किया ही नहीं होता उन्होंने उस टाइम के बीच में. सो अपने हॉबीज, अपने पैशन, अपने गोल्स को हमेशा टाइम देना चाहिए. एंड दिस थिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग यू हैव टू डू विद योर. दिस इज नॉट द मेन थिंग कि this is my main goal of the life कि I have to get a good husband or a wife and all. So this is the complementary thing I can say. Okay. So बाजी अब यहाँ पे हम अपनी पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं. तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक हमें टेक होम मैसेज दें. हाँ, कोई जो प्यारा सा टेक होम मैसेज जिससे कि हमारी जिंदगी में और उजाला हो जाए. So मैं कोई मोटिवेशनल टेक होम मैसेज नहीं दूंगा, बिकॉज आप सब नीट क्लियर करके आए हो, एंड जो भी मेहनत कर रहा है अभी नीट की, करते रहो. ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, आवर बेस्ट विशेस विद यू. सो इस टेक होम मैसेज में यही कहूंगा कि मैं हमेशा अपने अंदर ये चीजें इनकॉर्पोरेट की है कि बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड एंड हम्बल डाउन टू द अर्थ एवरीवन, वेदर इट्स ह्यूमंस, वेदर इट्स एनिमल्स और एनवायरनमेंट. मैं पता नहीं अपने वीडियोस में कितनी बार ये बोल चुका है, शायद पक भी गए होंगे बंदे सुन के, बट इट्स मैं डिफरेंट बंदों को ये बताना चाहता हूँ कि खून सबका लाल है, whether it's animal, whether it's humans, सबकी एनाटमी हमने सेम पढ़ी है. ह्यूमंस की सबके अंदर एनाटमी सेम है, मैंने एनाटमी पढ़ाई, एवरीथिंग इज सेम इनसाइड अस. बस हमने उसको ज्यादा ही हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया ज्यादा जिंदगी को. थी ये सिंपल सी थी, आई थिंक सो यही है, सिंपल सी थी. बस मैं इतना ही कहूंगा, बी काइंड टू द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट ही नहीं होगा then I think so मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच पाएगा, हम भी नहीं बच पाएंगे, कुछ नहीं बच पाएगा. so take care of the environment and हमेशा अपने बारे नहीं सोचते, कई बारी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए. and be down to earth, nothing is permanent in this world, nothing I can say. अभी कह रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी कार है, ये मेरी बाइक है, ये मेरा फैमिली है, कुछ नहीं परमानेंट है, कुछ भी नहीं परमानेंट है. दिस इज ऑल टेम्परेरी. इसलिए मैं कहता हूँ बी काइंड. योर काइंडनेस एंड हम्बलनेस ही लोग याद रखेंगे सबसे ज्यादा, आई थिंक सो. जैसे कि आप नहीं, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ मी डेली. बस मैं इतना ही कहूंगा. सो सबको अपना बेस्ट वर्जन रोज जी करना चाहिए, अपडेट. ये थैंक यू.